देखिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो आपको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो आप इस वीडियो को लेकर जो कमेंट जरूर करें। यानी कि जो इस वीडियो में कही जाने वाली बातें जो है कहां तक सच है और आप कितना एग्री करती हैं इन सभी बातों से। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको लेकर जो अपनी विचारधारा को जो है नीचे जरूर रखें। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि क्यों इंडियन पॉलिटिक्स है जो बुरी है, यानी कि मुझे एटलीस्ट लगती है। हमारे देश में जो है आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन सिर्फ जो है पैसों को लिए जो है राजनीति में आते हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप जो किसी भी पॉलिटिशियन को उठा लीजिए और उनकी नेटवर्थ को चेक कीजिए। उसकी नेटवर्थ उसकी नेट सैलरी से ज्यादा ही मिलेगी आपको। मे भी हो सकता है एक आधे पॉलिटिशियन आपको ऐसे दिख जाए जो कि अच्छा काम करते हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते हो सकता है कुछ पॉलिटिशियन जो देश की सेवा में जो विश्वास रखते हो, बट ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसे पॉलिटिशियन देखे हैं जिसका इलेक्शन जीतने से पहले, यानी कि जिनके पास इलेक्शन जीतने से पहले कुछ भी नहीं होता, बट इलेक्शन जीतने के बाद उनके पास हर एक वो चीज होती है जो उसे एक आम आदमी से अलग बनाती है, उसे एक लग्जरी लाइफ जो प्रोवाइड करवाती है। इलेक्शन के टाइम पर जो आपको जो बहुत से ऐसे बैनर जो देखने को मिल जाएंगे किसी भी पॉलिटिशियन को लेकर कि वो देश की सेवा करने चाहते हैं, जैसे कि नेता नहीं बेटा। तो बट एक बार अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो आप जो उनसे एक बार मिलने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक आम जनता हो, अगर आपका कोई लिंक नहीं है पॉलिटिक्स से या फिर कोई अप्रोच नहीं है, तो मिलने की कोशिश भी कीजिए, तो आपको जो मिलना भी जो आपके लिए जाएगा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर आपको पीएन की जॉब भी करनी हो ना, तो उसके लिए आपको जो एक वेल एजुकेटेड यानी कि एटलीस्ट 12th पास तो होना ही चाहिए, तब जाकर कहीं आप उस जॉब के लिए जो एलिजिबल होंगे। बट हमारे पॉलिटिशियन में ऐसा नहीं है। एक अनएजुकेटेड और एक क्रिमिनल व्यक्ति भी जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और कहीं ना कहीं खड़ा तो होता ही है, वो जीत भी जाता है। खैर, उसको जिताने वाले भी हम ही लोग होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और है, एक क्रिमिनल केस वाला वोट जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो जीत जाता है, और जीतने के बाद जो अपने ऊपर लगे क्रिमिनल चार्जेस को जो हटा भी लेता है। बट दूसरी तरफ अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आप जो क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप जो किसी जॉब के लिए इलिजिबल हो, आप जो यानी कि कोई वैकेंसी क्लियर कर देते हो, तो आपको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप जो आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। हम उसे वोट नहीं देते जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, हम उसे वोट देते हैं जिसे हम सबसे कम नापसंद करते हैं। वैसे बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी आपको, थोड़ा सा एक बार रिपीट करके दोबारा सुनिए और कहीं ना कहीं ये बात सच मिलेगी आपको। हमारे देश में बेसिक से आज जो जितने भी नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े हुए हैं, बट हमारे देश में जो है अभी भी जो है अनएजुकेटेड लोगों की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और हमारे देश के पॉलिटिशियन सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर जो है वोट मांगते हैं। अगर कहीं पर लगता है कि ये मुस्लिम एरिया है तो उसके खिलाफ जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दो सामने वाले पार्टी के खिलाफ, तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको जो है वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में होने वाले इलेक्शन को जो आप देख सकते हो। वहां पर जो है बीजेपी जो है सिर्फ जो है किस चीज पर फोकस कर रही है, जय श्री राम। तो यानी कि जो है धर्म और जाति के आधार पर जो फोकस किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो किसी भी धर्म या फिर जाति को लेकर जो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट जब आप जो सिर्फ एक बार सोच के देखिए, क्या ऐसा नहीं होता सच में? धर्म और जाति से अच्छा जो है देश की जीडीपी पर बात कीजिए। देश के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है, उस पर बात कीजिए। जहां देश में धर्म जितना ज्यादा निर्भर करता है, वहीं जो है जातिवाद भी जो है बहुत ज्यादा निर्भर करता है। किसी एरिया में जो आपको मिलता है कि उस जगह पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट यानी कि बहुत ज्यादा है, और जो वहां पर जो है मुस्लिम पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो उसी के खिलाफ जो मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा कर दो, तो ऐसे जो आपके पास जो सत्ता आ जाएगी। तो इसी आधार पर यानी कि सिर्फ जातिवाद के आधार पर जो है एक पार्टी जो है वोट को गेन करती है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हम किस आधार पर जो है एक कैंडिडेट को चुन रहे हैं, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर? तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। हम जो है आज जाति और धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, और इनका फायदा कोई उठाए या ना उठाए, बट पॉलिटिशियन जरूर उठा रहे हैं। कोई भी दंगे होते, लड़ाई होती है, इन पॉलिटिक्स पार्टी के जो लीडर्स हैं इनका कुछ नहीं जाता, तो आप सोच के देखिए वहां पर नुकसान किसका होता है। एक ऐसा देश जहां पर जो 2 टाइम के खाने के लिए भी जो है काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो एक गरीब परिवार को यह भी मालूम नहीं होता कि उसे रात की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस देश में 60,000 करोड़ सिर्फ इलेक्शन पर जो है खर्च कर दिए जाते हैं। 2019 का इलेक्शन जो है इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। 60,000 करोड़ किसी भी इलेक्शन पे खर्च होने वाला पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा खर्चा है ये। इंडियन पॉलिटिशियन अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और हम उन्हें जो क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, और ये करप्ट सिस्टम है जो कहीं भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। और यहां पर हम कहते हैं कि इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है।
क्या आपने कभी एनालिसिस किया है? क्या सच में हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? नेक्स्ट है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो हमारे देश के पॉलिटिशियन का जो है सबसे बड़ा जो एक अभिशाप है। पहले दादा खड़ा होगा, फिर बाप खड़ा होगा, फिर बेटा खड़ा होगा, फिर उसके बेटे खड़े होंगे। तो ये ऐसा सिस्टम चल रहा है अभी तक। तो किसी भी नए कैंडिडेट को आने का जो मौका नहीं मिलता है। तो एक नेपोटिज्म जो हमारे देश में काफी ज्यादा है, तो इसको आई थिंक जो है खत्म करना चाहिए। तो बीजेपी पार्टी को छोड़ दी तो अदर सभी पार्टी जो है ऐसी ही चल रही है। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी बात की है आप सब उस बात से अवेयर होंगे, और मे भी कहीं ना कहीं आप सोचते भी होंगे ये सही भी है, या वो तो खैर आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बट मैं यहां पर कहना चाहूंगा, क्या सिर्फ पॉलिटिशियन की ही गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। हमें उन उम्मीदवारों से बचना चाहिए जो सिर्फ जाति धर्म के आधार पर हमसे वोट मांगते हैं। उन उम्मीदवारों से, उन राजनेताओं से बचना चाहिए जिनके नेपोटिज्म सिस्टम चल रहा है अभी तक। आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो 100 से ऊपर हो चुके हैं। एलपीजी सिलेंडर का दाम 830 रुपए से ऊपर हो चुका है। रोजमर्रा की चीजों का दाम जो है बढ़ चुका है, और यहाँ पर मोदी बक्स और गोदी मीडिया बोल रही है कि ये पैसा जो है देश हित में जा रहा है। ये तो वही बात होगी कि अगर चोर किसी घर में चोरी करता है तो कहीं ना कहीं चोर का तो भला ही हो रहा है भाई। बट यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर पैसा देश के हित में जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा कंट्रीब्यूट हो रहा है। बट क्या वाकई में पैसा जो है देश के हित में जा रहा है? तो ये भी पॉइंट एक सोचने का है। क्या आपको ये पता है कि सरकार जो हमसे जो है पैसा वसूल रही है उसका कहाँ कहाँ पर खर्च किया जा रहा है? सरकार हमसे क्या सुविधाएं दे रही है, कहाँ पर जो है सरकार हमें दे रही है और कहाँ से सरकार हमें ले रही है, और कहाँ पर कितना डिटेल में खर्चा होता है? क्या आपके पास कुछ एनालिसिस है इसके लेकर? अगर है तो प्लीज जो नीचे कमेंट करके जो है उसका लिंक है जो डाल दें, क्योंकि मैं जरूर चेक करना चाहूंगा, और साथ ही जो है दूसरे लोगों को भी जो हेल्प मिले इससे। हर साल बजट बनाया जाता है, बट बजट बनाते वक्त क्या पिछले बजट की डिस्कशन की जाती है कि पिछले बजट में क्या गलत था, उसका हमें क्या रिजल्ट मिला, और उससे हमें क्या सीख मिली कि इस बजट में हमें उसे सही करना है? हमारे देश की आज की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने साल 2014 में जो है आने से पहले हमसे जो है बहुत बड़े वादे किए थे कि चीजों के दामों में कमी करना, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, इसको बिल्कुल खत्म करना, जो कि आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, ब्लैक मनी को वापस लाना, क्या उसके बारे में कोई डिस्कशन हो रही है? नीरव मोदी, माल्या जैसे जो भगोड़े जो हैं देश का पैसा लूट कर चले जाते हैं, और इलेक्शन के टाइम पर जो सिर्फ न्यूज पे दिखाया जाता है कि अब नीरव मोदी आएंगे, माल्या आएंगे, इनको पास हो गया नहीं होगा, बट इलेक्शन खत्म तो उनके बारे में डिस्कशन भी खत्म। तो आपको कभी कोई दिखाई दे रहा है ऐसे डिस्कशन? देखिए दोस्तों, देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो ठीक है, बट देश में महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो है क्या देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है? तो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर महंगाई बढ़ रही है तो देश के प्रति व्यक्ति आय भी तो वो भी तो बढ़नी चाहिए ना, ताकि उसे अफोर्ड कर सके उस महंगाई को। मैं देखिए दोस्तों, यहां पर मैं किसी भी पार्टी को जो ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि आज जो सरकार है वो खराब है। एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, सेक्शन 370 को खत्म करना, तो ये कुछ अच्छे काम भी जो इन्होंने किए हैं, मैं उसका जो है तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं। सरकार पर जब भी कोई आंच आती है तो सरकार जो है टैक्स बढ़ा देती है, आम आदमी की जो है जेब पर असर डाल देती है। बट क्या महंगाई बढ़ने के साथ साथ देश में जो है सिचुएशन खराब होने के पास क्या कभी किसी पॉलिटिशियन की सैलरी अलाउंसेस को कम करने की बात कही गई है? एक रिपोर्ट के अनुसार एक एमपी पर सालाना जो है 35 लाख रुपए का खर्च आता है। तो आप डिवाइड कीजिए कि पर मंथ कितना आएगा। पार्लियामेंट पे इनके अलाउंसेस, इनके सैलरी को कटौती करने के लिए कभी कोई बात नहीं होती, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, कोई भी पार्टी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करती। तो यहां पर मुझे एक बात याद आती है कि राजनीति अगर सेवा है तो सैलरी क्यों, अगर नौकरी है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो आप सोच के देखिए, देश में इलेक्शन के टाइम पर जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, तो आप भाई इतनी मोटी मोटी सैलरी क्यों ले रहे हो? हमारे देश का एक नियम है कि एक बार जैसे तैसे करके पॉलिटिशियन में आ जाओ, पॉलिटिक्स जीत जाओ, बस उसके बाद आराम से आने वाली पीढ़ी भी जो राज करेगी। तो खैर दोस्तों, ये था मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन और इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। तो मैं यहाँ पर जो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मे भी जो है हर लोग एक जैसे नहीं होते, क्या पता जो है इसमें से कुछ एक आध लोग जो है सही भी हों, बट जो है मैं यहाँ पर आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसे राजनेता जो सच में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करप्ट है, कुछ नहीं, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। बट अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें,
ताकि हमें आपका और सपोर्ट मिले। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।